कहानी की शुरुआत में हम एक बच्चे को छोटी सी डोंगी लेकर दौड़ते हुए देखते हैं जिसका नाम राणा होता है। पीछे से उसका भाई उसे रुकने के लिए आवाज लगाता है, लेकिन राणा छोटी सी डोंगी में बैठकर पानी के बहाव में निकल पड़ता है। आगे एक ढलान में राणा की डोंगी पलट जाती है। राणा पेड़ की लकड़ी का सहारा लेकर उस पर चढ़ता है। वही आगे दो नाविक राणा को देखते हैं और उसे बचाते हैं। बालक राणा कोट्टाईपट्टनम को छोड़कर कलिंगपुरी की धरती पर आ पहुंचता है। राणा अनाथ बच्चों के साथ पलते बढ़ते हुए अपनी चतुराई से कलिंगपुरी की कठोर सैनिक महाविद्यालय में स्थान पा लेता है। राणा अथक परिश्रम से खुद को महायोद्धा में तब्दील करता है। समय के चलते राणा कई युद्ध पर अपना विजय पा लेता है। राणा की तलवार की ताकत अब बढ़ती जाती है। वही कलिंगपुरी के सभी मंत्री राणा को एक मत से राज्य का महासेनापति बनाने का सुझाव देते हैं। राणा की सफलता देख महाराज उसे महासेनापति बनाने का निर्णय लेते हैं। कलिंगपुरी के राजकुमार वीरभद्र, जो कि राणा का अच्छा दोस्त होता है, राणा के सेनापति बनने की खुशी जताते हुए कहता है कि मुझे विश्वास है कि तुम राज्य की कमजोरियां दूर करोगे। वीरभद्र राणा को राज्य की असली ताकत दिखाने के लिए राजमहल के नीचे की जमीन में लेकर जाता है, जो कि सोने की खान होती है। राणा कहता है, राजमहल के नीचे इतनी बड़ी सोने की खान है, इतने साल तक तो मुझे पता ही नहीं था। इस पर राजकुमार कहता है, ये रहस्य दरबार के कुछ खास लोगों को ही पता है, लेकिन तुम्हें ये रहस्य इसलिए नहीं बताया मेरे दोस्त, क्योंकि देश दोस्ती से बड़ा होता है। आगे चलते वक्त राजकुमार कहता है, जिन्हें तुम देख रहे हो यह हमारी युद्धबंदी है, जिसमें कोट्टाईपट्टनम के युद्धबंदी ज्यादा है। इनके वजह से ही हमारा धन बढ़ते जा रहा है। अगले ही पल में ये सब गुलाम एक आवाज से प्रेरित होकर दौड़ते हैं। राणा पूछता है, ये सब कहाँ भागे जा रहे हैं? राजकुमार कहता है, खाना लेने के लिए। उसके लिए ऐसे भागने की क्या जरूरत है? इस पर राजकुमार कहता है, हम उन्हें दिन में सिर्फ एक ही वक्त का खाना देते हैं, इसलिए। आगे राणा कहता है, दिन भर में काम करने वालों को सिर्फ एक ही बार खाना। राजकुमार कहता है, एक गुलाम को इससे ज्यादा मिले तो अपना कर्तव्य भूल सकता है। बाद में राणा कहता है, मेरे पास एक योजना है, क्यों न हम इन गुलामों को अपने सेना में भर्ती कर ले। युद्ध में अगर हम इन गुलामों को अपनी सेना में खड़ा करें तो हमारे सैनिक कम मारे जाएंगे। हमारी सेना बड़ी होने से हम दुश्मनों को आसानी से हरा कर उनकी समृद्धि को अपनी समृद्धि में शामिल कर सकते हैं और अधिक समृद्ध हो सकते हैं। बाकी देश कलिंगपुरी से डरेंगे और हम महाशक्ति बनेंगे। राजकुमार कहता है, तुम अपना काम शुरू करो, मैं महाराज से अनुमति लेता हूँ। उसी के चलते सभी गुलामों को आवाज दिया जाता है। गुलामों को शस्त्र देकर उन्हें चलाना सिखाते हैं। राणा उन गुलामों की वजह से एक एक राज्य के साथ युद्ध करके जीत हासिल कर लेता है। इसी से महाराज महेंद्र राज राणा से बहुत खुश होकर कहते हैं, बोलो राणा, तुम्हें क्या इनाम दिया जाए? राणा कहता है, छोटे मोटे किले जितना कोई बड़ी बात नहीं, कोट्टाईपट्टनम का किला जितना चाहिए। बात को तोड़ते हुए युवराज कहता है, सेनापति, जरा ये सोचो कि हमारी सेना आज ताकतवर है तो वो कोट्टाईपट्टनम के गुलामों की वजह से। वो भला अपने मातृभूमि के विरुद्ध क्यों लड़ेंगे? राणा कहता है, क्षमा करे, लेकिन कोट्टाईपट्टनम अब उनकी मातृभूमि नहीं बल्कि दुश्मन देश है, जिसने उन्हें गुलाम बनकर मरने छोड़ दिया। अपने परिवार से मिलने की तड़प उनके सीने में जलती रही है। कोट्टाईपट्टनम को हरा कर ही उनकी और मेरी आग बुझेगी। राणा अपनी सेना को जंग के लिए तैयार करता है, उनमें जोश भरता है। फिर हम कोट्टाईपट्टनम के महाराज रिपुदमन को देखते हैं, जिनका सेवक राजा महेंद्र राज का संदेश लेकर आता है और पढ़ने लगता है। कोट्टाईपट्टनम के महाराज रिपुदमन को हमारा नमस्कार। हमारी सेना आपकी सेना से युद्ध करने के लिए तैयार बैठी है, इसकी मैं गर्व के साथ घोषणा करता हूँ। संदेश मिलते ही महाराज रिपुदमन इस युद्ध के लिए सेनापति के रूप में अपने बेटे उदयभान को नियुक्त कर युद्ध पर भेज देता है। युद्ध भूमि पर दोनों योद्धा आमने सामने आ जाते हैं, जिसमें राणा अपनी तलवार को एक अलग ढंग से उछालता है। तलवार की ये खास उछाल देखकर उदयभान समझ जाता है, ये कोई और नहीं बल्कि अपना बचपन का दोस्त राणा है। राणा और उदयभान एक दूसरे के गले लगते हैं। राणा अपनी सेना से कहता है, कोट्टाईपट्टनम मेरी मातृभूमि है। अब राणा कलिंगपुरी में गुलामी की जिंदगी जीने वाली अपनी सेना को अपनी
अपनी तरफ आने के लिए कहकर बाकी सेना को उनकी धरती पर लौटने के लिए कहता है। असल में ये तो कोट्टाईपट्टनम की एक जीत होती है। उदयभान अपने साथ राणा को दरबार में उपस्थित करता है। जब राणा चलते हुए महाराज के सामने आता है तो महाराज को उसमें किसी की प्रतिमा दिखाई देती है और मन ही मन में सोचता है, एक और कोच्चडायन। उदयभान राणा को समस्त प्रजा के सामने लेकर आता है। प्रजा राणा की जय जयकार करती है। वहीं से राजकुमारी वंदना राणा को देखती है, जो कि राणा की बचपन की सहेली होती है। बरसों से गुलाम बने अपने योद्धाओं को छुड़ाने की वजह से और देश को महाशक्ति बनाने की वजह से उदयभान राणा को महासेनापति घोषित करता है। राणा अपने मामा और बहन से मिलता है। उसे पता चलता है कि धर्मा भी बचपन से लापता है, जो कि राणा का बड़ा भाई होता है। परिवार टूटने के कारण माँ की भी मृत्यु होती है। मामा जी राणा से कहता है, दुखी मत हो भांजे, अंत भला तो सब भला। उसी पर राणा कहता है, अंत नहीं मामा, ये तो आरंभ है। यहाँ राणा अपनी मातृभूमि में लौटने से खुश होता है और वहाँ कलिंगपुरी के महाराज और बेटा वीरभद्र गुस्से से आग उगलते हैं। वीरभद्र और राणा की दोस्ती अब दुश्मनी में तब्दील होती है। एक दिन राणा को पता चलता है कि उसकी बहन यमुना और कोट्टाईपट्टनम के युवराज उदयभान दोनों एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना रखते हैं। लेकिन राणा के मामा को उदयभान और यमुना के रिश्ते को लेकर संदेह होता है कि महाराज इस रिश्ते से राजी होते हैं या नहीं। अगले ही दिन महाराज राणा और उदयभान इमारत का निर्मित कार्य देखने जाते हैं। महाराज राणा से बातचीत करते हुए इमारत के ऊपर जाते हैं। ऐसे में महाराज ऊपर से फिसल कर नीचे गिरते हैं। इसी वक्त उनका बेटा उन्हें बचाता है, परंतु उसका भी पैर छूटता है तो राणा ऊपर से छलांग लगाकर उन दोनों को बचाता है। राणा ने महाराज और युवराज के प्राण बचाए, इसलिए महाराज भेंट उपहार लेकर राणा के घर पहुंचते हैं। राणा कहता है, आपके प्राण बचाना तो मेरा कर्तव्य था, भेंट देकर आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। इस पर महाराज कहते हैं, मेरी भेंट लेने से संकोच हो रहा है तो जो चाहे मांग लो, मैं देने के लिए तैयार हूँ। इस पर राणा राजकुमार उदयभान और यमुना के रिश्ते की बात रखता है। महाराज सोचते हुए इस रिश्ते को हाँ कहते हैं। जैसे ही उदयभान और यमुना शादी की बंधन में बंधते हैं, उसी पल महाराज एक घोषणा करते हैं कि युवराज उदयभान ने एक ऐसी स्त्री से विवाह किया है कि जो ना किसी राज परिवार से है और ना ही किसी राजवंश से। इसलिए उदयभान ने अपना युवराज पद खो दिया है। उदयभान ने इस सिंहासन का उत्तराधिकारी और कोट्टाईपट्टनम का महाराज होने का अधिकार भी खो दिया है। महाराज उदयभान को पुत्र होने के नाते राजमहल में रहने का अधिकार भी देते हैं, परंतु उदयभान उस अधिकार को त्याग कर यमुना को लेकर वहां से निकल पड़ते हैं। उसी रात राजकुमारी वंदना और उसकी दासी दुखी होकर बैठी होती है। राजकुमारी और उनकी सेविका की चलती बातों से पता चलता है कि वो राणा से प्रेम करती है। ये खबर मंत्री महाराज को देता है। महाराज रिपुदमन गुस्से से लाल होकर वंदना को उपस्थित करने का आदेश देते हैं। वंदना जैसे ही महाराज के सामने आती है, वो देखती है एक शख्स चेहरा छुपाकर महाराज को मारने आता है। वंदना उसका पीछा करते हुए उस पर हल्ला बोल देती है। थोड़ी ही देर में वो शख्स सैनिकों से घिरा होता है। महाराज उसका नकाब हटाते हैं तो पता चलता है वो शख्स और कोई नहीं बल्कि राणा होता है। महाराज उसे कारागार में डालने का आदेश देते हैं। इस घटना के बाद महाराज एक तांत्रिक से मिलते हैं। तांत्रिक उन्हें बताते हैं, महाराज आपके कुंडली में दोष है लेकिन प्राणघातक नहीं, परंतु आपकी पुत्री के कुंडली में जो दोष है उससे आपके जीवन पर संकट आ सकता है। तांत्रिक कहता है, यदि इस महीने के अंत से पहले राजकुमारी का विवाह अष्टम गृह में जन्मे किसी राजकुमार से हो जाए तो आपका जीवन बच सकता है। वहाँ वंदना परेशान होकर राणा से मिलने कारागार में जाती है। वो राणा से पूछती है, तुमने ऐसा क्यों किया? राणा कहता है, बदला लेने के लिए। कोच्चडायन मेरे पिताजी थे, वो कोट्टाईपट्टनम के सेनापति थे। उनके
उनके साहस और शक्ति से कोट्टाईपट्टनम की सीमाएं चारों तरफ बढ़ रही थी। उनको मिलने वाला मान सम्मान लोगों के दिलों से निकलता था। प्रजा उनसे बहुत प्यार करती थी। अपनी महत्वाकांक्षा के लिए कोच्चाडायन का इस्तेमाल करने वाले महाराज को भी लगने लगा था कि अब तो राज कोच्चाडायन का ही चलता है। उनका व्यवहार इतना मीठा था कि दरबारी भी उनकी सुनते थे। राज्य के सारे महत्वपूर्ण निर्णय कोच्चाडायन ही लेते थे। जो लोग अब तक राज्य का कर नहीं देते थे, वो लोग भी कोच्चाडायन के नेतृत्व के बाद कर देने लगे थे। उनका नाम सुनकर महाराज का खून खोलने लगा था। वो कोच्चाडायन को फंसाने का अवसर ढूंढ रहे थे। कोच्चाडायन अपनी सेना को और ताकतवर बनाने के लिए पारस देश से घोड़े और हथियार खरीदकर वापस लौट रहे थे। उसी रात कलिंगपुरी के राजा महेंद्र के सैनिक धोखे से उन पर हमला कर देते हैं ताकि कोच्चाडायन के घोड़े और हथियार उनके हो जाए। कोच्चाडायन इस कायरों वाली हरकत को मुंह तोड़ जवाब देते हैं और उन्हें भगा देते हैं। इस घटना के बाद कोच्चाडायन के सैनिक खाना खाते हैं। कुछ ही देर बाद उनकी तबीयत अचानक से खराब होती है क्योंकि महेंद्र राज के सैनिकों ने खाने में धोखे से विष मिलाया होता है। कोच्चाडायन अपनी सेना के इलाज के लिए अपने जहाज कलिंगपुरी के किनारे रुकवा देते हैं। कोच्चाडायन राजा महेंद्र की इस हरकत को सुधारने के लिए मौका देते हुए कहते हैं, मेरी सेना का इलाज आपको करना होगा। महेंद्र राज कहता है, बदले में तुम्हें अपने सैनिक, घोड़े और हथियार हमारे हवाले करने होंगे। न चाहते हुए कोच्चाडायन ऐसा करने के लिए राजी होते हैं ताकि सैनिकों के प्राण बचे। कोच्चाडायन शर्त रखते हुए कहते हैं, मेरी सेना को गुलाम बनाकर नहीं बल्कि वीर सैनिकों की तरह रखना होगा। महेंद्र राज वचन देता है, लेकिन ऐसा होता नहीं। एक दिन मैं अपनी सेना को जरूर छुड़ाकर ले जाऊंगा। ऐसा कहकर कोच्चाडायन अपनी धरती पर वापस लौटते हैं। महाराज रिपुदमन कोच्चाडायन को देशद्रोह का आरोप लगाकर प्रजा के सामने मृत्यु दंड देने का आदेश देते हैं। कोच्चाडायन कहते हैं, मैं आपका मृत्यु दंड स्वीकार करता हूँ, लेकिन मुझे अपने सैनिक और घोड़ों को छुड़ाने के लिए एक अवसर दिया जाए। लेकिन राजा रिपुदमन हंसते हुए इस बात को ठुकरा देते हैं। कोच्चाडायन आखिरी वक्त अपने बेटे धर्मा से कहते हैं, हमारे कुल की परंपरा रही है कि अपने प्राण देकर भी अपने देश और महाराज की रक्षा करना। मेरे बाद अब तुम्हें अपने देश और महाराज की रक्षा करनी होगी। और कलिंगपुरी में जो सैनिक इस उम्मीद से इंतजार कर रहे हैं कि मैं एक दिन आकर उन्हें आजाद करूंगा, उसे वापस लाना तुम्हारा पहला कर्तव्य है। कोच्चाडायन की पत्नी महाराज से कहती है, दंड देने से पहले प्रजा को बताइए मेरे पति ने क्या अपराध किया है। क्या सैनिकों के प्राणों की रक्षा के लिए उन्हें कलिंगपुरी में छोड़ आना और प्रजा की भलाई का ख्याल रखना देशद्रोह है जो उन्हें मृत्यु दंड दिया जा रहा है। कल कोई उन सैनिकों को आजाद करा कर लाएगा तो क्या मेरा पति वापस जीवित हो सकता है? महाराज के पास इस प्रश्न का उत्तर नहीं होता, लेकिन फिर भी वो अपने फैसले से कायम रहता है। यह छोटा राणा पिताजी से कहता है, चिंता मत कीजिए बाबा, आपने जो काम अधूरा छोड़ा है वो मैं पूरा करूंगा। आप अपना ख्याल रखना। पलक झपकते ही कोच्चाडायन का सिर धड़ से अलग होता है। उस दिन से राणा के मन में बदले की आग भड़कती है। अगले पल राजा रिपुदमन आता है। राणा कहता है, मैंने ही तुम्हें बदला लेने के लिए इमारत से गिराया था, लेकिन मेरे बहन के होने वाले पति की जान दांव पर लगी देखकर मैंने तुम्हें बचाया, लेकिन अपने पिता की मृत्यु का बदला मैं लूंगा जरूर। रिपुदमन कहता है, कल तुम्हें सरेआम मृत्यु दंड दिया जाएगा ताकि ऐसी हरकत कोई और न करे। रिपुदमन पहरेदारी हटाकर होनहार जानवर रखने का आदेश देता है। आगे गुप्तचर सूचना देते हैं कि कलिंगपुरी की सेना हम पर आक्रमण करने के लिए सीमा के अंदर तक घुसी है। महाराज सेना को तुरंत तैयार होने का आदेश देते हैं, लेकिन राणा के बगैर सेना लड़ने से मना करती है क्योंकि सेना में राणा के आजाद किए हुए सैनिक और उनके परिवार के लोग ज्यादा होते हैं। राज्य को बचाने के लिए राणा को छोड़ने की जरूरत होती है, लेकिन महाराज इस बात को मानते नहीं। आत्मसमर्पण करते हुए राजा रिपुदमन अपनी पुत्री का विवाह कलिंगपुरी की पीढ़ियों से चलते शत्रु देश के राजकुमार वीरभद्र से करने का निर्णय लेते हैं। इतना ही नहीं, अपने देश को शत्रु के हवाले करके राजपद वीरभद्र को सौंपते हैं। उसी पल राजा पर हमला करते हुए राणा वहां उपस्थित होता है और कहता है,
जब मेरे पिताजी ने अपने सैनिकों के प्राण बचाने के लिए उनको शत्रु देश में छोड़ा तो उनको देशद्रोही करार देकर मृत्यु दंड दिया गया। उसी शत्रु देश को पूरा का पूरा कोट्टायपट्टनम देने वाले तुम महादेशद्रोही हो। देखते ही देखते वहां पर घमासान युद्ध होता है। राणा अपनी तलवार से दुश्मनों को चीरते हुए आगे बढ़ता है। अपनी ताकत से राणा अब राजा महेंद्र पर हमला करता है। महेंद्र राज इस हमले में मारा जाता है। अब राणा का पाला वीरभद्र से पड़ता है। वह रिपुदमन रथ में सवार होकर भागता है। उसी पल राणा उस पर हमला कर देता है। अपनी मृत्यु को सामने देख रिपुदमन राणा पर हमला कर देता है, लेकिन राणा अपनी पिता की हत्या का बदला लेते हुए रिपुदमन का सर धड़ से अलग कर देता है। राणा का बदला पूरा होता है। अगले ही पल धर्मा उसके सामने आता है, जो कि राणा का बड़ा भाई होता है। इस कहानी का सस्पेंस कायम रखते हुए ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों, इस मूवी का अगला पार्ट अभी तक रिलीज नहीं हुआ, लेकिन किस किस को ये मूवी अच्छी लगी और चाहते हैं कि अगला पार्ट जल्दी ही आ जाए। धन्यवाद।